इस घटना ने साफ कर दिया था कि सत्ता के नशे में अतीक और उसके जैसे लोग किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अतीक का कद बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद साल 1996 में एक और बड़ा मामला सामने आया, जब सिविल लाइंस इलाके के एक व्यापारी अशोक साहू की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोप अतीक के भाई अशरफ पर लगता है। लेकिन जब पुलिस जांच में जुटी तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल जिस वक्त अशोक साहू की हत्या हुई थी, उस वक्त सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अशरफ तो जेल में बंद था। इसका मतलब साफ था कि जेल के अंदर तक अतीक का सिस्टम काम कर रहा था। किसी और को उसके नाम पर जेल में बैठाया गया था और असली अशरफ बाहर घूम रहा था। ऐसे में ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि ये इस बात का सबूत था कि अतीक का नेटवर्क कितना गहरा और खतरनाक हो चुका था। इसके बाद साल 2000 का दशक शुरू होते होते अतीक अहमद इलाहाबाद का बेताज बादशाह बन चुका था। लेकिन हर साम्राज्य की तरह उसके साम्राज्य में भी दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थी। 2002 में जब उत्तर प्रदेश की सत्ता मायावती के हाथों में आई तो हालात बदलने लगे। मायावती का रुख साफ था, अपराधियों पर सख्ती, और इसी के तहत अतीक के खिलाफ एक ही दिन में 100 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी और पहली बार अतीक को महसूस हुआ कि अब सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। इसके बाद एक घटना ऐसी होती है जिसने सभी को अचंभित कर दिया था। दरअसल 7 अगस्त 2002 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसकी पेशी थी, पर इसी दौरान एक जोरदार बम धमाका हुआ। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन अतीक को कुछ नहीं हुआ और इस चीज का फायदा उठाते हुए उसने तुरंत मीडिया के सामने बयान दिया कि सरकार उसे मरवाना चाहती है। लेकिन जब जांच हुई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। दरअसल वो धमाका खुद अतीक ने ही करवाया था, ताकि वो सहानुभूति हासिल कर सके और पुलिस पर दबाव बना सके। ये एक ऐसा खेल था जिसमें वो हमेशा से माहिर था, खुद ही खतरा पैदा करना और फिर खुद ही पीड़ित बन जाना। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। धीरे धीरे सिस्टम मजबूत हो रहा था और अतीक के लिए रास्ते मुश्किल होते जा रहे थे। 2004 में उसने फूलपुर से लोकसभा चुनाव जीता और सांसद बन गया। लेकिन यही वो समय था जब उसके पतन की शुरुआत भी हो चुकी थी, हालांकि उसे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था। दरअसल 2004 में सांसद बनने के बाद अतीक अहमद को लगा था कि अब उसने वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां से उसे कोई हिला नहीं सकता। दिल्ली में बैठकर वो राजनीति भी करेगा और प्रयागराज में उसका साम्राज्य भी वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन अक्सर इंसान के लिए सबसे बड़ा धोखा इंसान को खुद का जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास ही देता है, और अतीक के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सांसद बनने के बाद उसकी इलाहाबाद वेस्ट वाली विधायक की सीट खाली हो गई थी, जिसके लिए उसने बिना किसी शक के ये तय कर लिया कि अब उस सीट पर उसका छोटा भाई अशरफ ही बैठेगा, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि अपने वर्चस्व को बनाए रखने की लड़ाई थी। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इस बार सामने वाला खिलाड़ी कोई आम इंसान नहीं है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने उस सीट पर एक ऐसे व्यक्ति को उतारा जो कभी अतीक के ही सिस्टम का हिस्सा रह चुका था, और वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि राजू पाल था। हालांकि राजू पाल भी कोई मासूम नेता नहीं था, उसके ऊपर भी कई मामले दर्ज थे। लेकिन एक चीज जो उसे अलग बनाती थी वो थी उसका निडर होना। वो अतीक से डरता नहीं था, और यही बात अतीक के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। और जब चुनाव के नतीजे आए तो पूरा प्रयागराज हिल गया। अशरफ हार चुका था और राजू पाल जीत गया था, पर अतीक के लिए यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, बल्कि उसके खौफ पर सीधा हमला था। जिस शहर में लोग उसके नाम से कांपते थे, उसी शहर में किसी ने उसके भाई को हरा दिया था, और ये बात अतीक के अहंकार को अंदर तक झकझोर कर रख देती है। इसके बाद वक्त आता है 25 जनवरी 2005 का। दिन का समय था और प्रयागराज की सड़कों पर आम दिन की तरह ही चहल पहल थी। राजू पाल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी अचानक कुछ गाड़ियां उसकी गाड़ी के सामने आकर रुकती हैं, और अगले ही पल पूरे इलाके में गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। AK-47 जैसी ऑटोमेटिक बंदूकों से लगातार फायरिंग हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड में राजू पाल की गाड़ी बुरी तरह से गोलियों से छलनी हो जाती है। उसके शरीर में एक के बाद एक कई गोलियां लग चुकी थी, जिसकी वजह से सड़क पर उसका खून फैल जाता है और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन कोई भी बीच में आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब जानते थे कि यह किसका काम है।
फिर जब हमलावरों को लगा कि उनका काम हो चुका है तो अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। उनके जाने के बाद जब राजू पाल के साथी उसे देखते हैं तो इतनी गोलियां लगने के बावजूद भी उसकी सांसें चल रही थी।